नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल गुरुकुल शिक्षा यूपी में। ये पर्यावरण दिन का दोस्तों भाग 16 आ चुका है, जिसमें हम आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चंस लेके आए हैं। इससे पहले कि अगर आपने सीरीज़ नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में चले जाइए या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप सारी वीडियो देख सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा चुनिंदा क्वेश्चन है जिनके आने के पूरे चांसेस है, तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर कर दें, जिससे कि उनको भी फ़ायदा हो सके। और अपना सपोर्ट यूँ ही बनाए रखें हम पे दोस्तों, ठीक है। हमें भी मोटिवेशन मिलता है आपके लिए अच्छे प्रश्न छांट के लेके आने का। चलिए देखते हैं आज के प्रश्नों को। पहला प्रश्न है आपका, वनों का एक अन्य नाम है हरे फेफड़े, हरे बादल, हरी प्रकृति या हरी चादर। तो वनों का एक अन्य नाम कौन सा है? वो है आपका हरे फेफड़े, ठीक है। अपना पेन और अपनी कॉपी साथ लेके बैठिए, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे वो मैं साथ में बताता चलूंगा आपको प्रश्न से संबंधित, ठीक है। प्रश्न नंबर 2 है, ओजोन छिद्र का सर्वाधिक निर्माण पाया गया है अमेरिका के ऊपर, अंटार्कटिका के ऊपर, ऑस्ट्रेलिया के ऊपर या चीन के ऊपर। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका अंटार्कटिका के ऊपर। प्रश्न नंबर 3 है, ट्रोपोस्फियर यानी क्षोभ मंडल परत का नामकरण किया था टीज रेंज डीबोट ने, रॉन्टजेन ने, रिचर्ड असमन ने या लियोन ने। तो जो ट्रोपोस्फियर क्षोभ मंडल ये नामकरण किया था, ये किसने किया था? वो थे आपके टी रेंज डी बोट ने, ठीक है ना। अगर हम बात करें रिचर्ड असमन की, तो जो रिचर्ड असमन थे और इनके साथी ही थे लियोन, ठीक है। इन्होंने 1902 में, कब? 1902 में समताप मंडल की खोज की थी, ये आप नोट डाउन कर लीजिए। प्रश्न नंबर 4 है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के एक अन्य नाम है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, एजेंडा 21, छाता विधान या WHO। तो पर्यावरण संरक्षण जो अधिनियम था 1986, उसका एक अन्य नाम क्या था? वो था छाता विधान, ठीक है। अगर हम बात करें नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, तो इसका हिंदी नाम है राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, ठीक है ना। इसकी स्थापना कब हुई थी? 18 अक्टूबर को, और इसकी सन है 2010, ठीक है ना। और ये भारत सरकार के द्वारा स्थापित किया गया था, ओके। प्रश्न नंबर 5 है दोस्तों, मैं जो साथ में फैक्ट आपको बताता हूँ या प्रश्न से संबंधित जो भी कुछ बताता हूँ, आप उसको लिख जरूर लिया करिए, ठीक है। क्योंकि कोशिश रहती है ना कि आपको एक ही प्रश्न से कई सारे आपको प्रश्न बन जाए, आपके हो सकता कौन सा प्रश्न आ जाए, इसलिए मैं सारे कुछ बताता चलता हूँ, आप उसको नोट डाउन करते चलें। प्रश्न नंबर 5 है, निम्न में कर्क रेखा भारत के किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? प्रश्न को आप पहली चीज़ तो ध्यान से पढ़ा करिए, ये नहीं वाला बड़ा लफड़ा करता है। ऑप्शन है आपके गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और मिजोरम। तो कर्क रेखा आपको पता होना चाहिए भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से। और वो राज्य कौन कौन से हैं? वो राज्य हैं आपके गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है। अब आप बताइए इनमें से कौन सा नाम नहीं आया है? बिल्कुल सही, उत्तर प्रदेश नाम नहीं आया। तो यानी कर्क रेखा जो है उत्तर प्रदेश से होकर नहीं गुजरती है, बाकी इन सबसे होकर गुजरती है, ठीक है ना। प्रश्न नंबर 6 है, भारत का वह स्थान जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर मिलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको जरूर लिख लें, ठीक है। तो कौन सा है? कन्याकुमारी, महाराष्ट्र, गुजरात या गोवा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका ये। तो कौन सी जगह है जहां पर ये तीनों जगह मिलती हैं? वो है कन्याकुमारी, जो कि तमिलनाडु में है, ठीक है। प्रश्न नंबर 7 है, प्राथमिक स्तर पर मानचित्रांकन सिखाने से शिक्षार्थियों में निम्न में से कौन सा कौशल को बढ़ावा मिलता है? साफ सुथरा रेखांकन, गणनाएं और अनुमान, माप के अनुसार चित्रण करना या सापेक्ष स्थिति और दिशा बोध की जानकारी होना। तो मानचित्रण से क्या हो जाता है फ़ायदा? जब हम बच्चों को सिखाते हैं तो उससे बच्चे को सापेक्ष स्थिति और दिशा बोध की जानकारी होती है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा आपका। प्रश्न नंबर 8 है दोस्तों, अगर आप चैनल को पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है। प्रश्न है, EVS संक्षेपण डैश अर्थ में प्रयुक्त होता है। तो EVS का मतलब एक तरीके से फुल फॉर्म आपको बताना है, ठीक है। एनवायरमेंटल साइंस, एनवायरमेंटल सोर्सेज, एनवायरमेंटल स्टडीज़ या एनवायरमेंटल स्किल्स। तो क्या हो जाएगा EVS का? जी हाँ, बिल्कुल सही आपने बताया, एनवायरमेंटल स्टडीज़। अगला प्रश्न है आपका, भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? 4, 8, 12 या 16। तो भारत का जो राष्ट्रपति है, पहली चीज़ ये ध्यान रखिए, और कहाँ पर नामित कर रहा है? राज्यसभा में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 12 सदस्य। भारत का राष्ट्रपति जो राज्यसभा में सिर्फ 12 सदस्य को जो है नामित कर सकता है। किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद आपका हो जाएगा अनुच्छेद
ये है आपका 80, ठीक है ना। अनुच्छेद 80 के तहत जो है इसको नामित कर सकता है। अगर हम बात करें राष्ट्रपति के और अन्य अनुच्छेद के बारे में, तो अनुच्छेद 331 हमें ये बताता है, इसके अनुसार ये है, भारत का जो राष्ट्रपति होता है वो 2 एंग्लो इंडियन को लोकसभा में मनोनीत कर सकता है, ठीक है ना। और इसका तो मैंने आपको बता ही दिया। अनुच्छेद 80 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्य राज्यसभा में मनोनीत किए जाते हैं। ओके, तो सही आंसर हो जाएगा इसका 12 है, ठीक है। प्रश्न नंबर 10 है, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली किस देश से ली गई है? ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, आयरलैंड या ऑस्ट्रेलिया? तो राष्ट्रपति को जो चुनाव की प्रणाली है वो ली गई है आयरलैंड से। ओके, अगला प्रश्न है आपका, अधिकार प्रच्छा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? परमादेश, वर्जित करना, किस अधिकार से, या इनमें से कोई नहीं? तो अधिकार प्रच्छा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा किस अधिकार से। चलिए इसके बारे में आपको बताते हैं। ये जो होता है ना अधिकार प्रच्छा, ये एक याचिका होती है, ठीक है ना। ये एक याचिका होती है जिसमें कोई किसी व्यक्ति से यह पूछा जाता है, किसी भी व्यक्ति से, कि उसने यह काम किस अधिकार से किया है, ठीक है ना। इसी को अधिकार प्रच्छा कहते हैं। प्रश्न नंबर 12 है आपका, गांधीधाम गुजरात का रहने वाला कोई व्यक्ति पहले भोपाल मध्य प्रदेश और फिर हैदराबाद जाना चाहता है, तो उसके सफ़र की दिशाएं क्या होंगी? अगर आपको इसका मैप का अच्छा ज्ञान है ना तो बता लेंगे बहुत अच्छे से ये प्रश्न। चलिए फिर भी मैं बताता हूँ। पहला ऑप्शन है आपका पहले दक्षिण दिशा में और फिर पूर्व दिशा में। दूसरा ऑप्शन है पहले पूर्व दिशा में फिर दक्षिण दिशा में। तीसरा ऑप्शन है पहले पश्चिम दिशा में और फिर दक्षिण दिशा में। और चौथा ऑप्शन है पहले दक्षिण दिशा में और फिर पश्चिम दिशा में। थोड़ा मैं आपको टाइम देता हूँ, आप सोच के बताइए। चलिए ठीक, मैं बताता हूँ। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, पहले पूर्व दिशा में फिर दक्षिण दिशा में। ये सिर लिखा है, यहाँ पे फिर होगा, ठीक है ना। फिर दक्षिण दिशा में, पूर्व और दक्षिण कैसे, ठीक है। भोपाल गांधीधाम के पूर्व में है तथा हैदराबाद जो है ना वो भोपाल के दक्षिण में स्थित है। अतः जो व्यक्ति है पहले पूर्व में जाएगा फिर दक्षिण दिशा में जाएगा, ठीक है ना। प्रश्न नंबर 13 है, एक ही तरह की फसल बार बार उगाने और बहुत से रसायनों के उपयोग करने से मिट्टी, अब आपको बताना है किस प्रकार की हो जाती है। ऑप्शन से आपके उर्वर यानी उपजाऊ बन जाती है। दूसरा ऑप्शन है आप बंजर हो जाती है। तीसरा ऑप्शन है आपका किसी विशेष फसल के लिए उपयोगी बन जाती है या सिंचाई के लिए उपयुक्त बन जाती है। तो बार बार जब मिट्टी में बहुत सारे रसायन यूज़ करेंगे, काफ़ी बार फसल उगाएंगे, तो फिर वो क्या हो जाती है, मिट्टी तो बंजर हो जाएगी ना फिर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बंजर हो जाती है। प्रश्न नंबर 14 है, निम्न में से रोगों का वह समूह चुनिए जो मच्छर से फैलता है। मलेरिया, डेंगू, हैजा, मलेरिया, चिकनगुनिया, म्यादी बुखार। तीसरा ऑप्शन है डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, या चौथा ऑप्शन है मलेरिया, हैजा या म्यादी बुखार, ठीक है। देखिए हैजा है, ये भी नहीं मच्छर से होता, ये भी मच्छर से नहीं होता, तो आपके दो तो यही गलत हो गए। ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ठीक है ना। इसका राइट आंसर दोनों के हिसाब से मैं बता दूंगा आपको, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15 है, निम्न में कौन सा जोड़ा सही है? देखिए इसमें आपको बता रखा है ये वन्यजीव विहार है, ये राज्य हैं। तो बांदीपुर जो वन्यजीव विहार क्या तमिलनाडु में, मानस उत्तर प्रदेश, रणथंभौर राजस्थान या सिमलीपाल बिहार? तो कौन सा इसमें सही है? जी हाँ बिल्कुल सही, राइट आंसर हो जाएगा रणथंभौर राजस्थान में है, ठीक है। लेकिन हम बाकी की भी आपकी बात कर ही लेते हैं। जो बांदीपुर वाला है ये तमिलनाडु में तो नहीं है, लेकिन इसका राइट आंसर हो जाएगा ये होता है कर्नाटक में। ओके, बांदीपुर कर्नाटक में है। मानस की अगर हम बात करें तो ये असम में है, ठीक है। और ये मानस नदी पर ही बना हुआ है, मानस नदी के पूर्वी तट पर। ओके, और सिमलीपाल की अगर हम बात करते हैं तो सिमलीपाल जो है ये उड़ीसा में है। उड़ीसा का जो मयूरगंज एक ज़िला है ना वहाँ पर है, और ये एक हाथी अभ्यारण्य है सिमलीपाल, ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 16 है, शिव समुद्रम किस नदी द्वारा बनाया गया जलप्रपात है? गंगा, गोदावरी, कृष्णा या कावेरी? तो शिव समुद्रम जो है किसके द्वारा बनाया गया है, वो है आपका कावेरी। प्रश्न नंबर 17 है, निम्न में से कौन सा सागर बिना तटीय रेखा का है? उत्तर सागर, सारगासो सागर, बाल्टिक सागर या बोरिंग सागर? तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? सारगासो सागर। प्रश्न नंबर 18 है, एक किसान दानों को भूसे से अलग करना चाहता है, जिस प्रक्रिया से यह किया जाता है वह क्या कहलाती है? ऑप्शन है आपके थ्रेसिंग, निष्पादन, फसल की कटाई या हस्तचयन। तो जब दानों को भूसे से अलग किया जाता है तो ये हो जाता है निष्पादन, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका,
सारगासो सागर की विशेषता क्या है? अति शीतल जल, अति उष्ण जल, अत्यधिक लवणीय जल या प्रारूपिक समुद्री वनस्पति? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रारूपिक समुद्री वनस्पति। ठीक है। प्रश्न नंबर 20 है आपका, पृथ्वी पर सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? पश्चिमी कार्डिलेरा, हिमालय पर्वतमाला, एंडीज पर्वतमाला या मध्य अटलांटिक कटक? तो कौन सा है? ये सारे प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर जरूर कर दें दोस्तों। ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा एंडीज पर्वतमाला। ठीक है। अगर यह पर्वतमाला अगर पूछा जाता है कहाँ पर है, तो दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर है। ठीक है ना, दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर है ये। ओके। प्रश्न नंबर 21 है, अवकाश के बाद पर्यावरण अध्ययन पढ़ाते समय यदि शिक्षार्थी रुचि नहीं ले रहे हैं तो आप क्या करेंगे? बच्चे को खेल के मैदान में ले जाएंगे, दूसरा ऑप्शन है प्रकरण को तुरंत बदल देंगे, उनकी सीट बदल देंगे और उन्हें उनके सिर को डेस्क पर नीचे करवा देंगे, या दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करेंगे। तो अगर बच्चे इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं तो आप क्या करेंगे? बिल्कुल सही बात है, जो अगर बच्चे इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं तो दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करेंगे, जिससे बच्चे अपने आप ही इंटरेस्ट लेने लग जाएंगे। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि उनका जो सर है उनको डेस्क पे रखवा देंगे या प्रकरण को बदल देंगे। आप उसी प्रकरण को रखिए लेकिन इंटरेस्टिंग बना दीजिए उसको। ठीक है। अगर बच्चे को आप मैदान में ले जा रहे हैं यानी आप टॉपिक को चेंज कर रहे हैं, तो ये भी ठीक नहीं है। तो राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा। प्रश्न नंबर 22 है, प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार है चंद्रप्रभा, किशनपुर, हस्तिनापुर या रानीपुर? तो उत्तर प्रदेश की बात चल रही है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार कौन सा है? वो है आपका हस्तिनापुर। ठीक है। यह मेरठ के, जो हस्तिनापुर है यह मेरठ, मुरादाबाद और मुजफ्फरनगर में फैला हुआ है। चंद्रप्रभा की अगर हम बात करें तो यह वाराणसी में है और रानीपुर जो है वो मानिकपुर में है। ठीक है। प्रश्न नंबर 23 है, निम्न में से कौन सी परिघटना कक्षा में प्रदर्शित नहीं की जा सकती है? बर्फ निर्माण, वाष्प बिंदु निर्माण, कोहरा निर्माण या वर्षा से तरल निर्माण? तो किस चीज़ को आप कक्षा में नहीं प्रदर्शित कर पाएंगे? इसका राइट आंसर हो जाएगा कोहरा निर्माण। प्रश्न नंबर 24 है, प्रदेश में नवाबगंज पक्षी विहार कहाँ स्थित है? गाजियाबाद, गोंडा, रायबरेली या उन्नाव में? तो नवाबगंज में जो पक्षी विहार है वो आपका हो जाएगा उन्नाव में। प्रश्न नंबर 25 है, निम्न में से कौन सर्वाधिक उत्पादक परिस्थिति तंत्र है? उष्णकटिबंधीय वर्षावन, टुंड्रा, सवाना या मरुस्थल? तो सर्वाधिक उत्पादन जो है वो कौन सा है? वो उष्णकटिबंधीय वर्षावन। बिल्कुल ठीक है। प्रश्न नंबर 26 है, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के कितने भाग पर वन होना चाहिए? 1/4 भाग, 1/2 भाग, 1/5 भाग या 1/3 भाग? तो कौन सा होना चाहिए? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 1/3 भाग। ठीक है। प्रश्न नंबर अगला है आपका, कौन सी बीमारी दूषित जल पीने से फैलती है? एड्स, एनीमिया, टिटनेस या टाइफाइड? देखिए, एड्स होता है वो तो असुरक्षित यौन संबंधों से बनता है। ठीक है। एनीमिया होता है ये दूषित जल से नहीं फैलता है। टिटनेस भी नहीं फैलता है, ये तब लगता है किसी लोहे पे जंग लग जाती है, वो हम लोगों को चोट लग जाए उससे, तब टिटनेस हो जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा टाइफाइड। ठीक है। प्रश्न नंबर 28 है, कुचिपुड़ी नृत्य संबंधित है केरल से, आंध्र प्रदेश से, उड़ीसा से या पंजाब से? तो कुचिपुड़ी का कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। ठीक है। अगर हम बात करें केरल राज्य में कौन कौन से नृत्य होते हैं? तो कथकली और मोहिनी अट्टम। ठीक है ना, कथकली और मोहिनी अट्टम ये फेमस है यहाँ का, केरल का। ठीक है। उड़ीसा की बात करें तो ओडिसी, यहाँ का नृत्य है ओडिसी, उड़ीसा का। ठीक है। प्रश्न नंबर अगला है आपका, बाढ़ एवं प्रदूषण के कारण बंगाल का शोक कहा जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। बराकर नदी को, कोनार नदी को, दामोदर नदी को या चंबल नदी को? तो बंगाल का शोक वो कहा जाता है आपका दामोदर नदी को। प्रश्न नंबर आखिरी है आपका, पृथ्वी का सबसे छोटा परितंत्र है? तालाब, नदी, कुआं या जल की एक बूंद? तो परितंत्र का मतलब ये होता है कि ऐसा कौन सी, मतलब सबसे छोटा परितंत्र का मतलब ये है ऐसा परितंत्र जिसमें कहीं ना कहीं जीव या जीवाणु या जीव कुछ ना कुछ रहते हों। ठीक है ना, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका जल की बूंद। जल की एक बूंद में भी करोड़ों जीवाणु होते हैं। ठीक है, तो ये सबसे छोटा परितंत्र हो जाएगा आपका। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी मैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। धन्यवाद।